हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने करेंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए आपको सारे के सारे करवाऊंगा मैं। तो जो भी आप पहले वीडियो को रोकना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन करना, फिर उसका सोल्यूशन हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, आप मेरे को विश्वास है कि आप सोल्यूशन कर लोगे, लेकिन आपको देखना कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है उसको, है ना, कि कैसे आप कितना जल्दी कर सकते हो। जो आप तरीका लगा रहे हो इससे और ज़्यादा फास्ट आप कैसे कर सकते हो, कहाँ पर टाइम बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। तो पेपर को अपने स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाइयों। और इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेगी। और जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, एक कार्य को P और Q 8 दिनों में, तो P प्लस Q कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है, 8 डेज में। Q प्लस R कितने में? 12 दिनों में। और R प्लस P कितने दिनों में? 15 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों अब ये सवाल है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है? आपको P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P दिया है। आपको इसका टोटल वर्क मानना है। कितना मानोगे टोटल वर्क? आप बोलोगे इन सभी के जो भी डे दिया हुआ है इनका क्या मानना है अपने को? एलसीएम। तो एलसीएम मान लो इनका, जिन एलसीएम का मतलब इन सभी का भाग जाना चाहिए आप इन तीनों का गुणा करके लिख लो, वो भी आपका आंसर उससे भी निकल जाएगा, है ना। अगर आपका एलसीएम आपको कई बार ना निकालना आए, एलसीएम तो आपको आता ही होगा निकालना, जैसे ऐसे ना आए तो ऐसे निकाल लिया करो, 8 12 15 का। ठीक है, ये तरीका भी। तो यहाँ से आप अगर आप तेजी से निकाल सकते हो इसको, जैसे 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता चल जाएगी, 24 आ जाएगा, दोनों का भाग जा रहा है। ठीक है ना। इसके बाद 15 बच गया, तो 15 में क्या क्या होता है? 5 इंटू 3 होता है, तो 3 का तो जा रहा है, मतलब 3 तो है इसमें, 5 नहीं है तो 5 का गुणा कर दो। ठीक है, 24 मान 120, तो आपका हो जाएगा 120। ये एलसीएम आ गया। 8 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। फिर 12 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 15 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8। 15 8 120। ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, अगर यहाँ पे P अकेला होता तो P अकेला 15 काम करता, मतलब 15 लड्डू अकेले खाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, P प्लस Q दोनों मिलकर 15 खाते हैं, Q प्लस R दोनों मिलकर 10 लड्डू खाते हैं एक दिन में, है ना। R प्लस P दोनों मिलकर कितने दिन में? R और P 8 दिन में 8 लड्डू खाते हैं एक दिन में। ये एक दिन की एफिशिएंसी है। मेरे को बताया था ना आपको, एफिशिएंसी क्या मतलब होता है? इकाई समय में। इकाई समय कुछ भी हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक सेकंड हो सकता है, एक साल हो सकता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, इतना आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसको बहुत छोटे तरीके से करना है आपको, इसलिए इसको पूरा मैं समझा रहा हूं। देखो यहाँ पर P प्लस Q की वैल्यू कितनी है? 15। Q प्लस R 10, R प्लस P 8। देखो यहाँ से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या बनेगा? 15 और 10 35, 25, 25 और 8 33। यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू आ जाएगा 33/2। इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है ना। P प्लस क्यू प्लस आर, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, आपको बताने के लिए लिखा था मैंने। मतलब हुआ P प्लस क्यू प्लस आर, आपने एफिशिएंसी जोड़ा है, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 33/2। भाग दोगे तो पॉइंटों में भी आ सकती है। यहाँ पे इसका दिन निकाल सकते हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपने इसका डिवाइड कर देते, इसमें ये दिन आ जाते। लेकिन इसने पूछा कि आर कितने दिन में करेगा। बताओ P और Q कितने दिन में करता है? यहाँ से देखो, ये रहा 15 काम करता है, तो आर को रख लो, P Q को इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से 15 माइनस कर देंगे, तो 15 दूना 30, 33 में से 30 गया, 3/2 इसकी एफिशिएंसी आ गई, किसकी? आर की। ठीक है, तो आर कितना करेगा? 120 काम करेगा 3/2 से, है ना। यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आ गया? आर का मान आ गया 80। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना, ये मैंने पूरा बेसिक बताया कि इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है। लेकिन इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? देखो, जो आपने ये चीज़ निकाली है ना, यहाँ पे P प्लस क्यू 15, ये 10 और ये 8, जो एफिशिएंसी निकाली है,
आप क्या करो, जैसे आपको पूछा है आर अकेले कितने दिन में करेगा, बताओ आर इनमें कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा आर, एक ये रहा, जिसमें आर है जिसका पूछा हो उनको जोड़ दो, उनकी एफिशिएंसी को, 10 और 8 18, और जिसमें आर नहीं है उसको माइनस कर दो। 18 में से इनको जोड़नी है क्योंकि आर आर इनमें देखो दोनों में, 18 में से 15 गया 3, 18 में से 15 गया 3, और 3 में 2 का डिवाइड करना है, इसका मतलब 120 है, या तो इसको डबल कर दो और जो भी 3 यहाँ पे बचा है उसको 3 से डिवाइड कर दो। अब डबल क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि 3 के नीचे आएगा 2, ये 2 आ रहा था ना, ये देखो यहाँ से, क्योंकि 2 तो थी, इसको डबल कर दिया करो जब भी ये 2 वाला काम हो, 2 बंदे काम कर रहे हो, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी हो, तो इसकी एफिशिएंसी डायरेक्ट लिख दिया करो, कितनी आ गई, 18 में से 15 गया 3, 3 से इसको काटो कितना आ गया 40, 40 गुना 80, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मेरे को यहाँ पर P का पूछता, बताओ क्या करता मैं, 120 काम था टोटल, इसका डबल कर दूंगा मैं पहले ही, क्यों, क्योंकि देखो 2 बंदे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है इसलिए डबल करना है, अगर 3 होंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर P का पूछना हो तो P वालों को जोड़ो, P ये रहा और ये रहा, तो 15 और 8 23, 23 में से 10 गया 13, 13 के डिवाइड कर दो, 260/13 आ जाएगी, आंसर आ जाएगी इसका। ओके, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, डरना नहीं है, आप गुणा करते जाओगे आपका आंसर आता जाएगा। देखो इसमें से पॉइंटों को भूल जाओ पहले, डेसिमल को, 15 का गुणा करो इसमें 302 में, 15 दूना 30, 15 तिया 45, अब देखो एक डेसिमल यहाँ, 2 यहाँ, तो कितना अंक हो गया, यहाँ पे लग गया 3 अंक छोड़ के। ओके, अब इसके गुणा में कितना है, सॉरी माइनस है, तो ये 4.53, जीरो है पीछे तो छोड़ दो, 5, 7 में से 5 गया 2, ये जीरो, तो 0.25 बच गया। इस पूरे को हल किया तो क्या आया 0.25, मतलब 0.25, 0.25 को इससे 0.25 से गुणा करेंगे तो 625 तो आएगा, 4 अंक हो जाएंगे, 1 2 और 2 4, तो 4 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, ये प्लस है इसके साथ तो प्लस जोड़ दो इसको, तो 0.0625, ये कितना आ जाएगा 52625, तो 5.62625। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट को हल किया तो क्या आया 5.62625, और इधर कितना है 15.2625। इसमें से देखो ये माइनस करेंगे इधर वाली चीज तो ये पूरी माइनस हो जाएगी, 15 में से 5 गया 10, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट पे, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 रुपये है। दोस्तों छूट किस पे दी जाती है, किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। देखो 10% की छूट दी है, इसका मतलब आप 10% को 1/10 लिख सकते हो ना, 10/100, तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी तो 1/10, मतलब 10 में से एक छूट दे दी 1 रुपये की, तो कितने में बेचोगे आप, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 रुपये। ओके, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता ना, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ ये लाइन मेरे को अटैच करनी है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। आप बोलते कि सर लाभ या हानि होती है तो इसको इसके साथ यहाँ पे सीपी लिखते, इसके साथ अटैच कर लेते, है ना, क्योंकि 4 से 5 करते फिर से रेशो बना लेते। लेकिन ये तो था जब छूट दी जाती है, ये कह रहा छूट ना ही दे तो अपना विक्रय मूल्य क्या हो जाता, फिर ये हो जाता 10, होता कि नहीं होता। इसका मतलब विक्रय मूल्य ये होता, तो यहाँ पे सीपी लिखूंगा मैं, यहाँ पे इसको विक्रय मूल्य लिख लो न्यू, यहाँ एन लिख लो जी, है ना, तो 10-25% का लाभ हो, इसका मतलब 4 की चीज को आपने कितने में बेचा है 5 में, यहाँ से इसका रेशियो बनाओ, 4 5 10 9 हो गया, है ना, तो ये यहाँ पे 10 लिख लो, इस प्रकार एन बना के कर लो, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा दोस्तों कितना 5 में 45। अब आपको किसकी वैल्यू दी है, देखो 10% छूट देने के बाद, तो 10 की छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य आया था आपका, इसकी वैल्यू दी हुई है 28,800, तो ये किसकी वैल्यू है 45 की। आपको किसकी पूछी है दोस्तों, आपको पूछा है मशीन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 40, तो 40 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी 5 9 45, 5 8 40, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 2 18, 00, 3200 को गुणा करना है 8 से, तो 32 8 200 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256 होते हैं। ओके, तो 25,600 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बात समझ में आई होगी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है, 2 स्टेशनों से, एक स्टेशन ये है P मान लिया, ये मान लिया Q, ये एक
यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब ये विपरीत दिशा से आ रही है ट्रेनें। इनकी दूरी हमेशा जुड़ती है, मैंने बोला है आपको दूरी हमेशा जुड़ती है। तो चाल होती है वो विपरीत आती है तो क्या हो जाती है, जुड़ती है। मतलब दूर दूर वालों में क्या होता है, ज़्यादा प्यार होता है, मतलब एक दूसरे से लिपट कर मिलते हैं, है ना। कई दिनों से मिलते हो ना अपने रिश्तेदारों से, जो दोस्त से मिलते हैं तो कई दिन एकदम लिपट के मिलते हैं। और जो मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मतलब एक पास पास रहते हैं, उनसे कोई प्यार नहीं होता, कहते चल रोज ही मिलता है, इससे क्या मिलना, है ना। कई दिनों से मिलते हैं, उसके साथ क्या मिलते हैं, पूरा लिपट कर मिलते हैं। तो दूर से सामने से आती है तो सामने से एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं ना सभी। तो वे क्रमशः 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की चाल से, ये चाल है और इसकी कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं दो व्यक्ति मान लो ट्रेन की जगह कि दोनों, ये 40 की स्पीड से आ रहा है, ये 45 की स्पीड से आ रहा है, दोनों आपस में गले मिलेंगे। देखते हैं कैसे, कितने समय बाद मिलेंगे। एक दूसरे की ओर बढ़ती है, जब भी मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। देखो दोस्तों, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपको मैंने बताया दोस्त याद रखो, दोस्त D बराबर S इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। देखो ये कहता है दो ट्रेनें एक ही समय पर चली, इसका मतलब टाइम तो सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों के लिए टाइम सेम है। अगर इसको 2 घंटे लगे तो उसको भी 2 घंटे, उसको 5 घंटे तो उसको भी 5 घंटे, तो टाइम का तो कोई मतलब नहीं रहा। तो D बराबर S हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो है, वो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखो यहाँ से चली इसकी 40 की स्पीड है, यहाँ से चली इसकी 45 की स्पीड है, इनका रेशियो कितना आएगा 8 अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों 9 सॉरी, ये है स्पीड का रेशियो। बताओ स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो 8 अनुपात ये भी कितना हो जाएगा 9। अब बताओ ये 8 चलता है, ये 9 चलता है, कितना अधिक चलता है, इनका डिफरेंस कितना है 1। अब बताओ एक की वैल्यू कितनी दी है, ये देखो 20 किलोमीटर अधिक चलती है एक ट्रेन दूसरी से, 20 किलोमीटर। आपको पूछा है टोटल डिस्टेंस इनके 20 की, आप यहाँ पे 8 की वैल्यू निकालोगे या 9 की निकालोगे या 8 और 9 17 की निकालोगे, किसकी निकालोगे। तो आप बोलोगे सर ये मान लो यहाँ से चलकर 8 चला है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, ये 9 चला होगा, है ना। तभी तो 8 और 9 ये टोटल पूछी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो बनेगी ना P से Q की दूरी। तो कितनी बनेगी टोटल 17, तो 17 की वैल्यू निकालेंगे। तो 20 इंटू 17 कितना आ जाएगा दोस्तों 340 किलोमीटर दूरी है इनके बीच की। ओके, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हो, स्पीड इक्वल हो या टाइम इक्वल हो, तो आप D बराबर एस टी लिख लिया करो, यहाँ से आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पाई प्रमोशन स्कीम चला रहा है। देखो 4 आपने खरीदी है ना, 4 आपने खरीद के अपने बस्ते में डाल ली और दुकानदार ने बोला चलो एक फ्री मिल रही है इसके साथ। तो आपने पैसे कितने के दिए थे 4 के, और एक फ्री मिल रही है, मतलब एक का फ्री मिल गया कितने पर, टोटल 5 में से एक फ्री मिली है, 4 में से नहीं, 4 तो आपने खरीदी है। जैसे मान लो आपने 4 पेन खरीदे, ठीक है, आपने पैसे दे दिए 4 के, मान लो 40 रुपये, ठीक है। इसके बाद दुकानदार ने बोला एक पेन आपको फ्री मिल रहा है, वो भी कितने का, सेम ही पेन है 10 रुपये का। तो आपको 10 रुपये फ्री मिल गए, कितने पर, टोटल कितने रुपये है 50 रुपये पर, है ना। तो इसको रेशियो बना के करेंगे तो 1/5 20 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करना होता है, ये 20% वैल्यू आ जाती है ना, ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो ऊपर आएगा फ्री कितनी मिली है, नीचे आएगा टोटल वस्तु कितनी होगी आपके पास वो। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यापारी 85,000 रुपये अंकित मूल्य पर एक पुरानी कार खरीदता है, 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, वह इसकी मरम्मत पर 3800 और ये खर्च करता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 85,000 रुपये अंकित मूल्य था, 20% की छूट दी तो कितने में बेचेगा 80 में। और मैंने आपको बताया है जब भी आपको ये चीज़ पता हो, ठीक है, 20%, तो इसको 80/100 लिखने की बजाय आप 8/10 लिखो। 10% की छूट दी तो 90/100 लिखने की बजाय 9/10 लिखो, क्योंकि 0 से 0 कट जानी है, डायरेक्ट ही काट दो दिमाग में। ओके, इतनी पेमेंट इसने मतलब छूट दे दी, यहाँ तक की बात आ गई। यहाँ से 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 कट गई। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, करो इसको, कितना आएगा दोस्तों 8 9 72, मतलब 85,850 इंटू 72। देखो ये 5 आ गया ना, इकाई अंक 0 और 5 है, ये सम संख्या है, तो इसको सिंगल कर दो, सिंगल क्या आधा कर दो, इसको डबल कर दो, 85 × 170, तो ये 1700 हो जाएगा। अब 17 से गुणा करना आसान हो जाएगा, 17 × 102,
17 51 और 10 61, 61,200। तो इतने रुपए तो यहाँ तक इसने दिए हैं 85,000 में से। अब इसने 3800 रुपये इस पर खर्च कर दिए, कितने 3800, तो कितना आ जाएगा 0,005 और ये 65,000। अब कहता है 65,000 रुपये इसके लगे हैं टोटल क्रय मूल्य। ओके, इसको विक्रय मूल्य करना है कितने पर, 20% लाभ पर। तो 65,000 का 120% निकाल दो, तो 12/10 करो ना सीधा। 120 क्यों लिख रहे हो, 0 0 डायरेक्ट काट दो, 12 0 0 दोनों, 12 5 60, 6 12 6 72 और 6 78, तो 78,000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक शहर में 12,000 मतदाता है, उनमें से 30% ने ए को, ठीक है, ए को 30% ने, बी को 40% ने, सी को कितना, सॉरी, ए को 30 ने और बी को 25 ने और इसको 40% ने वोट किया। तो टोटल वोट कितने हो गए, 40 और 20 60, 65 और 30 कितने हो गए 95, मतलब 95%। इन तीनों को 95% मिले हैं, है ना। तो बताओ बच कितने गए 100% में से, 100% में से 95% तो इन तीनों को मिल गए, 5% बच गए। तो आपको पूछा है 5% वोट है, उनकी संख्या बताओ कितनी है। तो 12,000 का 5% निकाल दो, 12 5 60, लगभग 600 आ गया। ओके, इस प्रकार करना है। चलिए नेक्स्ट। 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, सही औसत क्या है। दोस्तों सबसे पहले इसके मेथड होता है सिंपल। बताओ 8 का औसत 7 है, मतलब 8 विद्यार्थियों का, प्रत्येक को 7 अंक मिले हैं, तो 8 का टोटल कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। हो गया ना टोटल। इसने बोला है कि 56 अंक जो मिले हैं टोटल सभी के, उसमें क्या किया, एक विद्यार्थी के 6 के स्थान पर 10 ले लिए, मतलब ज्यादा ले लिए। तो आपको क्या करना है, जो ज्यादा ले लिए उसको माइनस कर दो, जो जोड़ने थे वो जोड़ दो। बात समझ में आ गई ना। ये ज्यादा ले लिए थे 10, इसको माइनस कर दो, है ना। तो कितने विद्यार्थियों को गए 7 के। अब वापिस 8वां विद्यार्थी जो भी है उसके 6 अंक जोड़ने थे, 6 जोड़ दो बस। अब इसमें 8 का डिवाइड कर देंगे, वापिस 8 के 8 रहेगी ना। तो 56 में से 10 गया 46 और 6 52, तो 52/8 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 13, 4 से काटेंगे 2, 13/2 मतलब 6.5। और दूसरा तरीका इसका क्या है, 7 एवरेज था इसका टोटल। एक विद्यार्थी 6 के स्थान पर 10 अंक लिए गए, इसका मतलब 6 के ज्यादा लिए है ना, 6 से ज्यादा लिए हैं, तो एवरेज तो ज्यादा आया ही है। अब वापिस 10 से वापिस 6 अंक इसके सही लेंगे तो एवरेज क्या होगा, कम होगा। कितना एवरेज कम होगा, तो 10 से कितने कम करने पड़े, 4 कम करने पड़े। अब ये 4 कम ऐसे नहीं होंगे, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा। ये 4 कम किस में से हुए, टोटल 8 विद्यार्थी में से। तो ये 8 विद्यार्थी में से कम करेंगे तो 8 का डिवाइड करेंगे एवरेज, ये एवरेज है, एवरेज में से एवरेज माइनस करना है। तो 7 में से 0.5 माइनस जाएगा, तो 6.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। x का ऐसा एक न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या ये है, ये 9 से विभाज्य है। देखो 9 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों क्या, कि ये संख्या के अंकों का योग है ना, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 और 2 9, 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो 8 प्लस x बटे कितना 9। देखो अब 8 के अंदर आप कितना जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, मिनिमम जोड़ना है, 1 जोड़ो, मिनिमम 0 जोड़ोगे। तो 8 में 0 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 9 का भाग नहीं जा रहा। 8 में फिर 1 जोड़ोगे, है ना, 8 और 1 9, तो 9 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में। किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 5 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो 100 रुपये अगर किसी का क्रय मूल्य था, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 105, 5% लाभ है ना, 100 का 5% 5। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य 10% लाभ हो तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है ना, ये 100% था, ये भी 100। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये कहता है इनके विक्रय मूल्य का अंतर, कितना अंतर है 5%। तो 5% का अंतर कितना दे रखा है 5 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 100 की। तो 100 की निकालनी है क्या आपको, नहीं निकालनी, किसकी निकालनी है। देखो इसने बोला है 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 रुपये। बताओ इसने पूछा है विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो विक्रय मूल्य पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। तो
एक की वैल्यू 1 तो 105 की वैल्यू 105, ये पहला विक्रय मूल्य आ गया। दूसरा कितना है 110 तो 110 हो जाएगी इसकी sp2। इनका अनुपात पूछे तो 21, इसका काटेंगे तो 22, तो 21 अनुपात इसका 22 आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये गोला है, ओके, इसका ये केंद्र है, इसकी ये त्रिज्या है, तो गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखो ये त्रिज्या है तो ये व्यास दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी 7, है ना, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ये 7 हो जाएगी। तो 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू में r। आपको एक चीज याद रखनी है, r की वैल्यू कितनी हो 7, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू जब हल करते हैं तो 154 आती है, 154 इसका क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप रख दो डायरेक्ट, तो 4/3 इंटू 154 इंटू में r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 7 चौके 28, 28 को इससे गुणा करो, कितना 28 से कम 28, 28 5 140, 28 चौके 112, ये आगे 1, तो ये कितना आ जाएगा 12 और 1 13 और 3 और 1 4, तो ये आ गया 4312 बटे में आ जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1400 की 4 है। देखो इसमें 1400 वाला कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी चेक ही मत करो आगे, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये चेक करना है। बात समझ में आ रही है कि दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे। अनीस एक कार्य 88 दिनों में करता है, ये हो गया अनीस, ये 88 दिन में कोई काम कर देता है। युग इसी काम को 66 दिन में मतलब 66 दिनों में कर सकता है। अब इनका आपको एलसीएम लेना है, टोटल काम मानना है। तो 88 और 66, देखो 88 को आप क्या लिख सकते हो 11 इंटू 8, 66 को क्या लिख सकते हो आप 11 इंटू 6। अब इसको वापिस तोड़ लो, 11 इंटू 8, 8 की जगह 4 इंटू कर लो 3, और इसको 11 इंटू 2 इंटू 3 कर लो। यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, कितना हो गया 4 तिया 12, 2 3 1, तो 132 हो गया क्या, सॉरी यहाँ से कुछ बच गया ना, सॉरी 4 दूनी 8 आना था, यहाँ से गलती कर दिया ना। देखो यहाँ से आपको जो भी मैंने बताया है, क्या बताया मैंने, देखो यहाँ से आएगा 11 इंटू 4 2 की पावर 3, यहाँ से 11 इंटू 2 इंटू 3 आएगा 2 की पावर 1, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 11, यहाँ से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा कॉमन, इसमें 3 की पावर 1 आएगा, ठीक है ना। तो 8 हो गया 8 3 24, 24 इंटू 11 करेंगे तो 264 आ जाएगा, 24 इंटू 11, ठीक है। तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया 264। अब देखो यहाँ से 88 को इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 4 छिके, इसको करो 11 से करो, 11 दूना 22, या 24 इंटू 11 होगा, इसको 88 से डिवाइड करके देखो तो 11 8 88, 8 3 24, तो इसका आंसर आएगा 3। ये करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 4 छिके 24, 4 छिके 24 और 2 26 मतलब 4। ओके, अब देखो अब समझने वाली बात है, इतना तो आप कर लोगे। ये कोई काम था, मान लो पूरा काम होना था 264, यहां तक 264 लड्डू रखे हुए हैं, 264 लड्डू खाने थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, अनीस ने अकेले काम शुरू किया, पहले अनीस अकेला खा रहा था लड्डू, कुछ समय बाद कौन आया, अनीस के साथ युग भी चला लग गया कि मैं भी, वो भी आगे लड्डू खाने के लिए। अब बताओ, अब ये दोनों लड्डू खा रहे हैं, ओके, यहां पर आया है अनीस, इसके साथ अनीस के साथ है युग। अब बताओ अनीस यहां भी है और यहां भी है, इसका मतलब अनीस ने पूरे काम में जितना भी मतलब लड्डू खत्म नहीं उतने तक लड्डू खाए हैं। तो इसने बोला है कि 44 दिन में काम खत्म होना चाहिए पूरा का पूरा, इसने कितना 44 दिन में टोटल का टोटल काम। तो बताओ अनीस ने कितने दिन लड्डू खाए होंगे, अनीस ये रहा, तो इसने तो आप बोलोगे सर ये तो 44 के 44 दिन लड्डू खाए हैं, तो इसने तो सारे जितने भी लड्डू खाए हैं यहाँ से निकाल लोगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, तो 264 में से 132 लड्डू तो उसने ही खा गया, कौन, अनीस, ये खा गया अनीस। बाकी कौन बच गया, युग,
युग ने बाकी इसमें से जो भी लड्डू बचे होंगे वो इसने खाए होंगे। बात समझ आई क्या? अरे अनीश 3 लड्डू खाता है एक दिन में, अगर पूरी जर्नी में ये साथ रहेगा तो कितने लड्डू खा लेगा? 132 खाएगा। बाकी लड्डू किसने खाए होंगे? किसने खाए होंगे? युग ने खाए होंगे। ये 132 लड्डू बच गए, ये इसने खाए हैं, तो ये एक दिन में कितने खाता है? 4। 4 का डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 33। इसका मतलब हुआ यहां से आया तो यहां से इसने 33 दिन काम किए है, ये देखो। ठीक है ना, युग यहीं पर है, यहाँ तो नहीं है। टोटल 44 दिन था, 33 दिन यहां तक काम कर दिए, यहां पर कितने बच गए? 11। इसने पूछा कितने दिन बाद आया था, तो 11 दिन बाद आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ आ गई ना? चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है। ये आपने समबाहु त्रिभुज बना दिया आपके सामने एक, ठीक है, जिसकी भुजा क्या है? ए इकाई, मतलब इसकी तीनों भुजाएं ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर है। अब ये कहता है इस पे कट लगाए हैं। कट लगाने का मतलब इसको काट कर क्या बनाया दोस्तों? एक सम षटभुज बनाया है। सम षटभुज का मतलब इसमें 6 भुजाएं हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब देखो ये पूरी ए थी, यहां से लेके यहां तक है, तो इसकी ये 3 पार्ट बन गए ना, तो क्या हो जाएगी? a/3 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? देखो a/3 होगी, a/3 होगी तो ये भी a/3 है, ये भी a/3 है। सम षटभुज का मतलब सभी भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। देखो दोस्तों, सम षटभुज का जो भी क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला देख के आप बोलोगे सर ये तो क्या होता है? किसका होता है? समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, इतना इतना, ये इतना इतना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब ये 6 क्यों लगाया? क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार अपने बनाएंगे ना, यहाँ से केंद्र से मिलाएंगे इस प्रकार ये 6 बनेंगे, है ना, तो ये समबाहु त्रिभुज बनते हैं सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6। इसलिए एक का क्षेत्रफल ये हो गया तो 6 का हो जाएगा, तो 6 का गुणा कर दिया। यहाँ से इसको काटो, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड कितनी आएगी? देखो a/3 है, a/3 का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ से इसको काट लो, 3 आ गया, ये 2 आ गया, 3 √3/2, ये आ गया दोस्तों a² 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया a² √3a²/6। ठीक है, ये आंसर हो सकता है, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा ओके ऑप्शन के अंदर। बाकी इसको काटना है तो और आगे आप काट सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी और सी ए क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है a/b, कितना? 6/7। मतलब ए ने 6 रन बनाए तो बी ने 7। बी और सी, तो बी और सी का रिलेशन दिया हुआ है, बी ने 5 बनाए तो इसने 6 बनाए, इसने 5 बनाए हैं तो सी ने कितने बनाए हैं? 6 बनाए हैं। यहाँ से इनका रेशो बना लो, 5 6 30, 5 7 35, 6 7 42। मैच के अंत में ए बी सी ने मिलकर 856 रन बनाए हैं, तो बी ने कितने रन बनाए हैं अकेले? देखो दोस्तों 856 रन है, ये टोटल है, तीनों ने मिलाए हैं, तो तीनों का टोटल इसके नीचे आ जाएगा। गुणा में किसका निकालना है? बी का, तो बी के रन कितने हैं? 35, ये गुणा में आ जाएंगे जिसका निकालना है। नीचे क्या है? ये टोटल है, तो टोटल के नीचे टोटल आएगा। 30 और 30 60, 60 और 40 70, 70 और 5 75, 2 70, मतलब 77। देखो 11 का भाग जा रहा है क्या? तो 11 8 88, 11 7 77, 3 और 5 8, तो बी के रन आपको ज्ञात करने हैं। सही बना है क्या? 60 और 30 और 30 60, सॉरी 30 और 30 60, 60 और 40 100, 107 बन रहा है दोस्तों ये। ठीक है ना, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थोड़ी, 107 है। ये देखो 8 गुना करेंगे तो 856 बन जाएगा, ये 8 आ गया, 8 को इससे गुना करो, 40 8 3 24 और 4 28, तो 280, तो बी के रन कितने आ गए? 280। ठीक है, ये रेशो का सवाल है सिंपल। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्रधन 605 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी 10% ब्याज की वार्षिक दर है, ये देखो वार्षिक लिखा है, प्रतिवर्ष लिखा है या वार्षिक, इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना है? 100 रुपये पर 10 रुपये। ठीक है ना, इसका मतलब 100 रुपये 10% की दर होगी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 से 110, ये 1 साल का है। ठीक है, यहाँ से रेशो भी बना सकते हो। 1 साल का जो भी ब्याज है, ये तो था इसका क्या? प्रिंसिपल,
ये क्या आ जाएगा अमाउंट। 10 रुपये की चीज़ 11 होगी। 2 साल का करेंगे तो क्या कर देते हैं अपने पावर, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी तो 100, 11 की पावर 2 हो जाएगी तो 121। आपको दिया है कि मिश्र धन हो जाता है 605, तो मतलब इसकी वैल्यू दी है 605। कितना गुना है 5 गुना, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो आपको मूलधन पूछा तो मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपये, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी सी ने 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का निवेश किया है। ए बी और सी, इसने 10,000 रुपये लगाए हैं, इसने 15,000 रुपये लगाए हैं, इसने 20,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। एक वर्ष बाद ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 रुपये निवेश किए, तो 10,000 रुपये कितने टाइम के लिए लगे, एक वर्ष के लिए। बी ने भी 1 साल के लिए लगाए, क्योंकि 5,000 रुपये लगाए हैं तो 1 साल बाद 5,000 रुपये बढ़ गई, तो इसके 1 साल बाद में कितने हो जाएंगे 15,000 रुपये, है ना। इसके 1 साल बाद में कितने हो जाएंगे 15 और 5 20,000 रुपये, क्योंकि 15,000 तो लगा ही रखे थे, 5 और लगा दिए। अब इसके कितने हो जाएंगे, इसने 10,000 रुपये निकाल लिया, मतलब इसने 1 साल के लिए 20,000 लगाए थे। अब 10,000 निकाल लिया, कितने बचे 10,000। ठीक है, अब ये कहता है शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए बी सी के लाभ का अनुपात बताओ। 1 साल यहाँ लगे तो यहाँ कितने साल लगेगा 2, 1 साल यहाँ लगा तो यहाँ कितने साल लगेगा 2, 1 साल यहाँ पैसा लग गया तो यहाँ कितने बचेंगे 2 साल, टोटल 3 साल करने हैं ना। यहाँ से देखो 15 दूना 30 और 10 40,000 रुपये इसकी टोटल हो गई पूरे व्यापार में। 20 दुआ 40 और 15 55,000 हो गए। ठीक है, यहाँ से सी के कितने हो गए 10 दुआ 20 और 20 40,000 रुपये हो गए। यहाँ से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी सभी में। 8 से काटो 5 से काटा 8, 5 से काटा 11, 5 से काटा 8, तो 8 11 8 इसका रेशो आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इसको आराम से ध्यान से करना है आपको, बिल्कुल ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी इसमें। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल दुगुनी हो जाती है और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिए गए समय सेकंड में क्या होगा। देखो दोस्तों, अब इसमें देखो आपको एक ओनली ये संख्यात्मक पत्ती दी है। इसमें पत्ती मतलब संख्यात्मक चीज एक ही दी है, बाकी सारी की सारी लैंग्वेज में दे दी। अब आप इसको देखते ही छोड़ दोगे, लेकिन सबसे सिंपल सवाल यही है अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ। कैसे, देखो इसने क्या बोला है कि 2 ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। एक बार समझ गए तो आप बोलोगे सर ये तो आसान है बिल्कुल ही। ये कहता है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा में समान चाल से, बताओ एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों एक दूसरे को पार करेगी, इनकी टोटल डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे सर होगी, अपने डी मान लो, कोई जरूरी थोड़ी आपको और ही माननी, इसकी L1 मानो L2 मानो, डी मान लो दोनों की टोटल, समझिए ना। ठीक है, डी मान लिया आपने। अब इसने क्या किया, ये कहता है कि इसकी चाल मान लो क्या है, दोनों विपरीत दिशाओं में समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब इसकी चाल 1 है तो इसकी चाल भी कितनी है 1। देखो पहली ट्रेन की चाल, ये चाल की लाइन है, ये दूसरी ट्रेन है इसकी 1 है, इसकी 2 मान लो, इसकी 2 मान लो, इसकी 4 मान लो, इसकी 4 मान लो, इसकी x मान लो, इसकी x मान लो, बराबर माननी है। तो मैं इसको ना 2 मान लेता हूं। अब ये 2 क्यों मानता हूं अभी बताता हूं। ये कहता है दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है, बताओ विपरीत दिशा में आ रही है तो इसकी बराबर डी बराबर एस इंटू टी होता है क्या। तो दूरी कितनी निकलेगी, मतलब इनकी दूरी, दोनों ट्रेन की दूरी आ जाएगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई टोटल। स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल, 2 और 2 4, गुना में टाइम कितना लग रहा है 5, कितनी होगी टोटल 20, इसका मतलब दूरी होगी 20। ये होगी पहली कंडीशन से आपकी एक चीज निकलेगी। दूसरे में आपको टाइम पूछा है तो टाइम के लिए आपको क्या चाहिए, डी अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी निकाल लिया आपने 20, स्पीड कितनी आएगी। अब इसने स्पीड क्या दी है, देखो पहली ट्रेन की चाल दुगुनी, इसका मतलब ये तो कर दो दुगुनी, तो कितनी हो जाएगी 4, इसको कर दो आधी, कितनी हो जाएगी 1। इसने बोला ना ट्रेन की चाल आधी हो जाती है दूसरे की, ये आधी कर दी। तो बताओ अब चाल कितनी होगी, 4 इसकी 1 इसकी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेकंड। तो ये आंसर आ गया इसका, समझ गए ना। चाल विपरीत दिशाओं में आ रही है इसलिए जोड़ी है मैंने, यहाँ भी विपरीत थी यहाँ भी विपरीत है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों घन का आयतन, घन का वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है भुजा की क्यूब होता है, ठीक है ना।
आप देखो 15% एक भुजा में चेंज हो रहा है इसमें, इसका मतलब 3/20। तो कोई भुजा 20 थी वो कितनी हो रही है 23, फिर 20 थी तो वो कितनी हो रही है 23। इस प्रकार कर लो जी, 3 बार लिखिए। या इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो आपने भुजा थी, इसको क्या किया आपने, कोई भुजा थी, ये देखो 15% वृद्धि होती है, मतलब कोई भुजा की लंबाई 20 थी पहले, अब कितनी होगी 23 बढ़ गई। तो इसका आयतन निकालना है आपको, भुजा की पूछता तो ये 15% दे रखी है, लेकिन इसने पूछा क्या आयतन, तो आयतन के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कर दो। तो 20 की क्यूब कितना आएगा 8000, और 23 की क्यूब निकालनी है तो 23 का स्क्वायर 569, सॉरी 500 कितना होता है 29, इंटू में 23 और कर दो, 3 बार गुणा करना है ना, 2 बार को, तो ये आ गया 23 5 115, 23 दूना 46, 3 में 207, तो ये आ गया 7 6, और ये आ गया 5 और 4 9 2 11, और ये आ गया 2 12 167। ठीक है, अब देखो 8000 से 12 167 हो गया, मतलब 4167 बढ़ गया, इस पर 8000 पर गुणा में 100%, बस ये आंसर आ जाएगा इसका। आपको लगभग में पूछा है तो लगभग में कितना आएगा 8 5 40, ये देखो है ना, 5 पर जा रहा है ना, बताओ इसमें 5 वाला कोई ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखने के साथ साथ ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करो, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना शुरू करती है, ये स्टेशन पी है दोस्तों, स्टेशन QRST से होती हुई चलती है और स्टेशन U तक पहुंचती है, तो इनके बीच में स्टेशन है QRST और ये कौन सा है U तक जाती है। स्टेशन QRST पर क्रमशः 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट के लिए रुकती है। P और U के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। P और U के बीच ट्रेन की औसत चाल ज्ञात। देखो सबसे सिंपल सवाल है, लेकिन लैंग्वेज देखो 4 लाइन का क्वेश्चन बना दिया है ना, तो इसको देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे आसान सवाल है ये। कैसे, देखो P और Q के बीच की दूरी कितनी है, जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछे तो आप क्या करते हो, आप बोलोगे सर हम करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आता है टोटल टाइम आता है। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी P से U तक की, आप बोलोगे सर 50 किलोमीटर दी है। टोटल टाइम कितना आएगा, टाइम देखो यदि दोनों स्टेशनों के बीच में 70 मिनट के लिए एक समान साल से चलती है, ये तो ट्रेवलिंग टाइम है 70 मिनट तो, और इसके साथ में जो रुका है टाइम वो 2 मिनट क्यू पर रुकी, फिर 4 मिनट रुकी, 6 मिनट रुकी, 8 मिनट रुकी, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, तो 20 और जोड़ दो इसमें। आपको टोटल टाइम लेना है ना, तो कितना हो जाएगा 90। ये क्या है मिनट, ये क्या दोस्तों मिनट, लेकिन ये क्या था किलोमीटर, आपको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये मिनट है, इसमें 60 का डिवाइड करेंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा, 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये आ गया यहाँ है ना, तो ये घंटे में हो गया। तो यहाँ पे 0 3 से कटा 3, 3 से कटा 20, 20 5 100, तो 100/3 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ है ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में, ये कितना है 10 लाख रुपए पर 3% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि 1000 पर गणना की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज 92,727 रुपये है। इसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो 3% की दर है ब्याज की, तो कोई धन P ये मूलधन है, मिश्र धन हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों 103, एक साल का है ये, लेकिन आपको इसकी पावर n करनी है, कितने साल में ये हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कितना दिया 10 लाख दिया ना, यहाँ पर कितना बनेगा, ये देखो ये कितना है 92,000, ठीक है, इसमें जोड़ देंगे, लेकिन आपको इतना करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो मिश्र धन आना है। यहाँ पर देखो 100 की कितनी पावर करेंगे 10 लाख आ जाए, देखो 2 4 6, तो 100 की पावर 3 करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा, तो 100 की पावर 3 करेंगे तो आ जाएगी, इसका मतलब इसको भी 3 पावर होना पड़ेगा, तो 103 की पावर 3 ही बनेगा, ये बनेगा ना, तो 3 साल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप अंदाजा लग जाएगा आपका, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग का लगा लिया तो। ठीक है दोस्तों, आज आपके 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आपको मैंने जो भी इसको शॉर्ट तरीका करने का और इसको लॉन्ग भी बता दिया, कि जो बच्चा कई बार क्या है शॉर्ट तरीका बता देते हैं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है भाइयों, तो मैं इसका लॉन्ग भी बता देता हूँ कि इसको इस तरीके से करते हैं, लेकिन एग्जाम में इसको अपने ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि वैकेंसियाँ खूब है, अच्छी है, सभी को तैयारी करने का मौका मिले, आपको सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।